नमस्कार जी, नमस्कार। चलिए, सभी उपस्थित हो गए हैं। अब अपनी इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और आपको पता होगा कि करंट अफेयर्स अब जो आपको मिल रहा है वो बिहार राज्य की प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए मिल रहा है। ठीक है, आज टोटल 14 प्रश्न देखने को मिलेंगे। और आज के सभी प्रश्न जो हैं ये आप कह सकते हो कि विगत महीनों के प्रश्न हैं। वर्तमान समय में जो चल रहा है उसमें से एक भी प्रश्न नहीं है, क्योंकि हमें क्या करना है, पिछला भी रिवाइज करना है और साथ ही साथ वर्तमान समय में जो घटनाक्रम हो रहे हैं उनको भी साथ में लेकर चलना है। और उसी को ध्यान में रखते हुए ये सीरीज चलाई जा रही है। ठीक है, तो सबसे पहले टोटल जो प्रश्न संख्या है 14 देखने को मिलेगी। प्रश्न संख्या 14 तक आपको करना है। कुछ आपको होमवर्क दिया जाएगा, वो आपको कमेंट बॉक्स में शेयर करना है। अक्सर आप करते नहीं हैं और ये बहुत ही गलत बात है। पहला प्रश्न आपके सामने। प्रश्न क्या कह रहा है, पहले ध्यान से पढ़ना है। प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से भारत सर्वाधिक निर्यात किस वस्तु का करता है? निम्नलिखित में से भारत सर्वाधिक निर्यात किस वस्तु का करता है आपको बताना है। यहाँ पर कुछ वस्तुओं के नाम दिए हुए हैं: पेट्रोलियम उत्पाद, सोना, कोयला, ड्रग फॉर्मुलेशन। क्या बोला जा रहा है? निर्यात बोला जा रहा है। ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा निर्यात हम किसका करते हैं आपको बताना है। फास्ट जवाब दीजिएगा। आपके पास 10 सेकंड का समय है और इसी 10 सेकंड में आपको जवाब देना है। वर्ष 2021-22 का ये आंकड़ा है और उसी के आधार पे ये जानकारी आपको बताना, मतलब लेटेस्ट आपका है। सबसे ज़्यादा हम निर्यात किसका करते हैं, चले बताएं। आपको बता दें, सबसे ज़्यादा भारत निर्यात पेट्रोलियम उत्पाद का करता है। लगभग 14.9% जो हिस्सा है हमारे निर्यात का वो पेट्रोलियम उत्पाद से संबंधित है, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरे नंबर पर आपका आता है मोती और अर्ध कीमती पत्थर जो होते हैं, दूसरे स्थान पर इनका स्थान आता है। तीसरे स्थान पर लोहा और इस्पात और चौथे स्थान पे जो दवाइयाँ हैं उनका निर्यात भी हम करते हैं। तो सबसे ज़्यादा निर्यात हम पेट्रोलियम उत्पाद का करते हैं। अब बात आती है कि सबसे ज़्यादा हम आयात किसका करते हैं। तो आपको बता दें, सबसे ज़्यादा हम आयात कच्चे तेल का करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, कच्चे तेल का सबसे ज़्यादा आयात हम करते हैं। कच्चे तेल का सबसे ज़्यादा आयात हम करते हैं, लेकिन उसको पुनः हम कच्चे तेल को रिफाइन कर, ठीक है, अलग अलग प्रोडक्ट बनाकर साथ ही साथ पेट्रोलियम का भी हम निर्यात करते हैं। तो पेट्रोलियम उत्पाद में सब आपका आ गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2, ध्यान रखिएगा और ये सब सही होने चाहिए। आज आप में से कोई ये नहीं कह सकता कि आपके प्रश्न गलत हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये पुराने हैं। यदि आपने पिछला बीपीएससी की तैयारी किया होगा, पिछला बीपीएससी दिया होगा, तो आप उम्मीद करता हूं कि ये सब तैयार करके गए रहे होंगे। और अगर आज 14 में से एक भी प्रश्न आपका गलत हो रहा है तो वो बहुत ही शर्मनाक है। ध्यान रखिएगा, सभी के सभी प्रश्न सही होने चाहिए। क्या बोला जा रहा है? निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2022 के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? इनमें से कौन हैं जिनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? फास्ट जवाब दीजिए। इनमें से कौन हैं जिनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? फास्ट जवाब। देखो, गलत नहीं होना चाहिए। आज किसी भी छात्र का गलत नहीं होना चाहिए, सभी का सही होना चाहिए, अनिवार्य रूप से सही होना चाहिए। कल्याण सिंह, जनरल बिपिन रावत, राधेश्याम खेमका, प्रभा अत्रे, बताएं। देखो, आपको पता होगा जब बात आती है पद्म विभूषण की, 4 लोगों को दिया गया था वर्ष 2022 के लिए। ठीक है, वो 4 लोग कौन से हैं?
पहले हैं कल्याण सिंह, दूसरे हैं जनरल बिपिन रावत, तीसरे हैं राधेश्याम खेमका और चौथे हैं प्रभा अत्रे। प्रभा अत्रे एक महिला हैं और इनके बारे में यदि हम बात करें, ये महाराष्ट्र से संबंधित हैं, कला के क्षेत्र में इनको दिया गया। राधेश्याम खेमका की बात करें, ये मरणोपरांत इनको दिया गया और इनका क्षेत्र कौन सा है, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में इनके लिए दिया गया। जनरल बिपिन रावत आप जानते होंगे हमारे थल सेना अध्यक्ष थे और इनकी भी मृत्यु हो गई थी, तो लोक सेवा के लिए इनको दिया गया। ये उत्तराखंड से संदर्भित हैं। इसके बाद आता है कल्याण सिंह। कल्याण सिंह एक राजनेता थे, ठीक है, और ये लोक मामले के मामले में इनको दिया गया। तो 3 लोगों को मरणोपरांत दिया गया, कल्याण सिंह, जनरल बिपिन रावत और राधेश्याम खेमका, ठीक है, और प्रभा अत्रे को भी दिया गया कला के क्षेत्र में। तो 4 लोगों को मिला है, चारों नाम पता होना चाहिए। मतलब इस प्रश्न के लिए जो सही उत्तर है वो है ई विकल्प, ठीक है। अब इसमें से यदि मैं बात करूं कि बिहार से किस व्यक्ति को 2022 में पद्मश्री मिला है, पद्मश्री 2022 में किसको मिला है, वह भी सामाजिक कार्य के लिए। तो याद रखना है आचार्य चंदना जी, ठीक है, आचार्य चंदना जी का नाम याद रखना है। पद्मश्री मिला है समाज सेवा के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2021 का नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया? किसे नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया आपको बताना। यह भी गलत नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, कारण मैंने आपको बता दिया। चलिए बताइए, क्योंकि आप जब पढ़ते होंगे पुरस्कारों के बारे में तो नोबेल पुरस्कार सबसे महत्वपूर्ण है, इनके बारे में तो आप अवश्य पढ़ते होंगे। तो बताइए किसे वर्ष 2021 का नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया? फास्ट जवाब दीजिएगा। आपको पता होगा नोबेल पुरस्कार 2 लोगों को मिला था। एक का नाम था मारिया रेसा और दूसरे का नाम था दमित्री मुराटोव। दमित्री मुराटोव ये रूस से संबंधित थे, ठीक है। मारिया रेसा की बात करें तो मारिया रेसा फिलीपींस से संबंधित थी। कहाँ से? फिलीपींस वही देश है जहाँ की राजधानी है मनीला, फिलीपींस, ठीक है। तो इन दोनों लोगों को मिला था, दमित्री मुराटोव और मारिया रेसा को मिला था। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए इनको मिला था। बेसिकली ये पत्रकार है, इसलिए इनको याद रखना है, ठीक है। अब बात आ रही है नोबेल पुरस्कारों की, तो आपको बता दें 1833 में एक व्यक्ति का जन्म हुआ था जिनका नाम था अल्फ्रेड नोबेल, और अल्फ्रेड नोबेल ने ही नोबेल पुरस्कारों की स्थापना की थी। इसके संस्थापक ये माने जाते हैं। वर्ष 1900 में इन्होंने नोबेल फाउंडेशन बनाया और उसी नोबेल फाउंडेशन के माध्यम से ये नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। पहली बार कब दिए गए? तो पहली बार वर्ष 1901 में दिए गए, और 1901 में जो नोबेल पुरस्कार दिए गए वो किस क्षेत्र में दिए गए? तो याद रखना है भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, साहित्य और शांति के क्षेत्र में दिए गए। अभी मैंने अर्थव्यवस्था का क्षेत्र नहीं बताया, क्योंकि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार दिया गया वो सबसे पहले दिया गया 1969 में, ठीक है। और ये देता कौन है? अर्थशास्त्र के लिए देता कौन है? तो एक स्वीडन का एक बैंक है जिसको बोलते हैं स्वेरिज रिक्स बैंक। क्या बोलते हैं? स्वेरिज रिक्स बैंक द्वारा ये दिया जाता है। यह भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो उसको भी आपको याद रखना है कि नोबेल पुरस्कार में सभी पुरस्कार तो नोबेल अकादमी द्वारा दिए जाते हैं, ठीक है, जो 1901 से आता है। लेकिन अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जब हम बात करते हैं तो 1969 में पहली बार दिया गया, और एक बैंक द्वारा दिया गया जो स्वीडन का बैंक है, और उसी के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। इसके साथ साथ आपको पता होना चाहिए एक व्यक्ति का नाम इसमें लिखा है अब्दुल रज्जाक गुरनाह। अब्दुल रज्जाक गुरनाह का नाम आपको सुना सुना लग रहा होगा। क्यों सुना सुना लग रहा होगा? क्योंकि इनके बारे में मैंने आपको बताया था, ये तंजानिया के एक व्यक्ति हैं। कहाँ के हैं? तंजानिया के हैं। क्या हैं ये? यह एक साहित्यकार हैं और उपन्यासकार हैं, और इनके बहुत सारे उपन्यास हैं, और शरणार्थियों की समस्याओं का इन्होंने जिक्र किया था, इसीलिए इनको भी नोबेल पुरस्कार मिला था। तो याद रखना है साहित्य का जो नोबेल था वो इन्हीं को मिला था। इसके बाद आप एक और नाम देख रहे होंगे डेविड जूलियस, फिर आप देख रहे होंगे बेंजामिन लिस्ट। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है होमवर्क नंबर 1
कि नोबेल पुरस्कार जो दिए गए, चाहे वो चिकित्सा के क्षेत्र में हो, चाहे वो आप कह सकते हो चिकित्सा के साथ साथ रसायन का क्षेत्र हो गया, भौतिकी का क्षेत्र हो गया, ठीक है, भौतिकी के साथ साथ अर्थशास्त्र का क्षेत्र हो गया, इन सभी क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार किस किस व्यक्ति को मिले हैं, स्वयं से रिवीजन भी करना है आपको और उसके बारे में कमेंट बॉक्स में भी बताना है। सभी की जिम्मेदारी है। जो लोग गंभीर हैं अपनी परीक्षा के लिए, उनके लिए करना है, उनको हर हालत में करना है। क्यों कहता हूं मैं बार बार? इसलिए कहता हूं जितना आप करोगे स्वयं से, जितना आप चीज़ों को रिवाइज करोगे, उतनी चीज़ें बेहतर होंगी, क्योंकि कोई भी विषय ऐसा नहीं है जो एक दो बार पढ़ने से आप उसमें महारत हासिल कर लो। जब आप बार बार चीज़ों का रिवाइज करते हो तो चीज़ें आपकी बेहतर होती हैं। तो सभी को जवाब इसका देना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 4, ये तो बता ही देंगे आप सभी। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने टोक्यो 2020 ओलंपिक में पदक नहीं जीता? इनमें से कौन सा है जिन्होंने पदक जीता ही नहीं टोक्यो ओलंपिक में? बताएं, फास्ट जवाब दीजिएगा, यहां भी गलत नहीं होना चाहिए। इनमें से कौन से खिलाड़ी हैं जिन्होंने पदक नहीं जीता टोक्यो ओलंपिक में? फास्ट जवाब। और आप सभी याद रखिएगा, भले ही ये सेशन लाइव नहीं होता है, प्रीमियर होता है। प्रीमियर का मतलब रिकॉर्डेड वीडियो होती है और बाद में उसको लाइव के तर्ज पर ही चलाया जाता है, लेकिन प्रत्येक दिन इस कक्षा में मैं स्वयं उपस्थित रहता हूं। जो भी कमेंट आते हैं मैं देखता हूं। तो बताएं, टोक्यो ओलंपिक में किसने पदक नहीं जीता? फास्ट जवाब दीजिएगा। सबसे पहले बात इसमें करें मीराबाई चानू की, तो मीराबाई चानू का खेल कौन सा है? सबका खेल भी पता होना चाहिए। ये कुश्ती खेलती हैं, ठीक है। यदि हम नीरज चोपड़ा की बात करें, जेवलिन थ्रो, ठीक है। यदि हम रवि कुमार दहिया की बात करें तो रवि कुमार दहिया भी जुड़े हैं कुश्ती से। यदि हम बजरंग पुनिया की बात करें, ये भी जुड़े हैं कुश्ती से। तो इसमें से 3 खिलाड़ी जो हैं वो कुश्ती खेल से जुड़े हैं और एक खिलाड़ी है जेवलिन थ्रो। तो आपको बताना है किसने पदक नहीं जीता। फास्ट बताइए। और आपको बता दें, टोक्यो ओलंपिक में भारत पदक तालिका में 48वें स्थान पे था, ये भी याद रखना है। पदक तालिका में भारत 48वें स्थान पर था, ये भी आपको याद रखना है। अब इसमें यदि हम बात करें तो आपको पता होगा कि जब टोक्यो ओलंपिक की बात आती है तो हमने सिर्फ 1 गोल्ड जीता था, ठीक है। और वो गोल्ड कौन लाया था? वो लाए थे नीरज चोपड़ा। तो नीरज चोपड़ा इसका उत्तर तो नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद यदि हम बात करें तो अन्य तीनों खिलाड़ियों में बता दें, रवि कुमार दहिया है। रवि कुमार दहिया और मीराबाई चानू, इन्होंने रजत पदक जीता था, ठीक है। इन्होंने रजत पदक जीता था। तो मतलब इस प्रश्न में जवाब ये भी नहीं होंगे। अब बचे हैं बजरंग पुनिया। क्या बजरंग पुनिया ने पदक जीता था? जी हाँ, बजरंग पुनिया ने भी पदक जीता था और इन्होंने कांस्य पदक जीता था। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ई विकल्प, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो याद रखना है, खिलाड़ियों का नाम याद रखना है, उनके गेम याद रखने हैं और उन्होंने कौन सा पदक जीता याद रखना है। टोक्यो ओलंपिक महत्वपूर्ण है और रहेगा आपकी परीक्षा में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब टोक्यो पैरा ओलंपिक की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक 2020 में निम्नलिखित में से किस भारतीय खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? इनमें से किसने पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता? बताएं, फास्ट जवाब दीजिएगा। इनमें से किसने पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता? आपको बता दें, पैरा ओलंपिक की जब बात करते हैं तो भारत 24वें स्थान पे था। पदक तालिका में भारत 24वें स्थान पर था, ठीक है। चले बताएं, किसने पदक जीता, किसने स्वर्ण पदक जीता? आपको बता दें, सबसे पहली बात कि भारत ने पैरा ओलंपिक की जब बात करते हैं 5 स्वर्ण जीता था। कितना? 5 स्वर्ण पदक भारत ने जीते थे, ठीक है। नॉर्मल ओलंपिक में 1, जबकि पैरा ओलंपिक में हमने 5 स्वर्ण जीते थे। और ये पांचों के बारे में आपको पता होना चाहिए। कम से कम उन खिलाड़ियों के बारे में जानकारी होनी चाहिए जिन्होंने पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता। सबसे पहला नाम यहाँ पे दिख रहा है प्रवीण कुमार, प्रवीण कुमार। दूसरा नाम दिख रहा है कृष्णा नागर। तीसरा नाम दिख रहा है देवेंद्र झाझरिया। चौथा नाम दिख रहा है यहाँ पे मनोज सरकार। चले बताएं, फास्ट जवाब दीजिएगा, किसने स्वर्ण पदक जीता? फास्ट जवाब, किसने स्वर्ण पदक जीता? चले जवाब दीजिएगा। ये आपके लिए होमवर्क है आज का। आपको मैंने इतनी जानकारी दे दी कि 5 स्वर्ण पदक जीते गए थे, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है आपको बताना है।
ठीक है कि इसका सही जवाब क्या है कि मैं बता दूं? चलिए मैं ही बता देता हूं, आप रहने दीजिए। चलिए मैं ही बता देता हूं आपको कि किसने स्वर्ण पदक जीता, तब तक आप बता दीजिए, प्रयास कर लीजिए अपनी तरफ से। मैंने बोला 5 खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक जीता था, ये मैंने आपको बताया। चले बताएं। इसका सही जवाब होगा कृष्णा नागर। ठीक है, बी विकल्प इसका सही जवाब होगा। बाकी के 4 अन्य कौन से थे? बाकी के 4 अन्य खिलाड़ी कौन से थे? तो याद रखिएगा, बाकी के 4 अन्य जिन्होंने स्वर्ण जीता, पहला नाम आता है सुमित अंतिल। नाम नोट कर लीजिएगा, सुमित अंतिल। और सुमित अंतिल के बारे में क्या पता होना चाहिए? सुमित अंतिल के बारे में पता होना चाहिए कि इनका गेम कौन सा है। तो याद रखिएगा, सुमित अंतिल की जब बात करते हैं तो सुमित अंतिल जो हैं ये जेवलिन से खेलते हैं, जेवलिन थ्रोवर हैं। ठीक है, चोपड़ा की तरीके से। फिर दूसरा नाम इसमें आपको याद रखना है प्रमोद भगत। ठीक है, क्या नाम याद रखना है? प्रमोद भगत। और प्रमोद भगत ने भी स्वर्ण जीता था। कौन सा खेल है इनका? इनका खेल है बैडमिंटन, ये आपको याद रखना है। तीसरा नाम आपको याद रखना है मनीष नरवाल। मनीष नरवाल ये भी पैरा खिलाड़ी हैं, इन्होंने भी स्वर्ण जीता था। इनका क्या नाम, खेल कौन सा है? इनका खेल है निशानेबाजी। तो याद रखिएगा निशानेबाजी। इसके बाद चौथी और महत्वपूर्ण खिलाड़ी, इनका नाम है अवनी लखेरा। याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है परीक्षा में कि अवनी लखेरा कौन सा खेल खेलती हैं। तो अवनी लखेरा निशानेबाजी से संदर्भित हैं। याद रखिएगा, इन्होंने भी स्वर्ण जीता था। तो 5 लोगों ने स्वर्ण जीता था, कृष्णा नागर, सुमित अंतिल, प्रमोद भगत, मनीष नरवाल और अवनी लखेरा ने पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था। इनका नाम, इनका खेल याद रखना है। ठीक है, आपके लिए होमवर्क, मनोज सरकार ने भी पदक जीता है, देवेंद्र झाझरिया ने भी पदक जीता है, प्रवीण कुमार ने भी जीता है। तो इन लोगों ने, क्योंकि स्वर्ण तो नहीं जीता है, या तो रजत जीता होगा या तो कांस्य जीता होगा, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इन तीनों के बारे में बताना है। और इन तीनों खिलाड़ियों के साथ साथ आपको यह भी बताना है कि इनका खेल कौन सा है। होमवर्क नंबर 2 याद रखिएगा, जिनको सफल होना है निश्चित रूप से होमवर्क करना पड़ेगा। यदि आप नहीं करोगे, रिवाइज नहीं करोगे, तो चीज़ें आपकी बेहतर नहीं होंगी। आपकी जिम्मेदारी है कि इन खिलाड़ियों के बारे में कमेंट बॉक्स में आपको शेयर करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको बताओ, हाल ही में खंजर 2022 सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? वर्ष 2022 में लगभग आधा दर्जन सैन्य अभ्यास आयोजित हो चुके हैं। उन सभी के बारे में मैं बता देता हूं जो 2022 में आयोजित हुए हैं। लेकिन सबसे पहले आप इसका जवाब दीजिएगा, आप इसका जवाब दीजिए पहले। चलिए फास्ट जवाब दीजिए। अभी जो लिख रहा हूं इसको नहीं देखना है। ठीक है, अभी जवाब देना है प्रश्न का। चलें, फास्ट जवाब देना है। चलें, देखो यहां पे क्या बात हो रही, खंजर सैन्य अभ्यास। खंजर सैन्य अभ्यास ये भारत में 2022 में हुआ है। ठीक है, इसके अतिरिक्त 6 और अन्य सैन्य अभ्यास 22 में हुए हैं। कौन कौन? संप्रीति, वरुण, दष्टलिक, लामितीय, मिलन और पारसेक्स, ये भी जो है सैन्य अभ्यास 2022 में हुए हैं। तो कम से कम 2022 में अभी तक जो सैन्य अभ्यास हुए हैं वो आपको रटे होने चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले बात हो रही है खंजर की। सबसे पहले आपको बता दें, खंजर सैन्य अभ्यास बकलोह में हुआ था। बकलोह स्थान पड़ता है हिमाचल प्रदेश में। एक स्थान और याद रखिएगा, चौबटिया। चौबटिया जो है ये उत्तराखंड में पड़ता है। और यहाँ पर भी कई सारे सैन्य अभ्यास होते हैं जो थल सेना के होते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ आपको मिजोरम जाना पड़ेगा। मिजोरम में भी एक स्थान है जहाँ पे सैन्य अभ्यास होता है। किसी को पता है तो कमेंट में बताइए, कई बार बताया गया है। संप्रीति 2022 में हुआ भारत और बांग्लादेश के बीच। ठीक है, भारत बांग्लादेश के बीच कहाँ पर हुआ? बांग्लादेश में हुआ। वरुण सैन्य अभ्यास भारत फ्रांस के बीच कहाँ पर हुआ? अरब सागर में हुआ। डस्टलिक सैन्य अभ्यास, डस्टलिक सैन्य अभ्यास की बात करें, भारत उज्बेकिस्तान, याद रखिएगा उज्बेकिस्तान के बीच हुआ। कहाँ पर हुआ? उज्बेकिस्तान में हुआ। लामितीय, ये बहुत कम सुना होगा, लामितीय सैन्य अभ्यास ये किसके बीच हुआ? ये भारत
और सेशल्स के बीच हुआ, भारत और सेशल्स के बीच हुआ, लामितीय ऐसे लिखा है, इसको लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, लामितीय, ठीक है, लामितीय सैन्य अभ्यास भारत और सेशल्स के बीच। फिर बात हो रही है मिलन सैन्य अभ्यास, ये हुआ विशाखापट्टनम में, कई सारे देशों ने इसमें भाग लिया। इसके बाद आता है पारसेक्स, पारसेक्स जो सैन्य अभ्यास है ये भारत और रूस के बीच हुआ, पारसेक्स भारत और रूस के बीच। अब बात आती है खंजर किसके बीच हुआ, तो खंजर भारत और किर्गिस्तान के बीच हुआ, ठीक है। तो ये 7 सैन्य अभ्यास हैं माफ करिएगा, 7 सैन्य अभ्यास हैं और ये सातों के सातों आपको पता होने चाहिए, ठीक है। सातों नोट कर लीजिएगा, देश का नाम, स्थान नहीं भी नोट करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन भारत में जो होते हैं उनके स्थान आपको पता होने चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 108वां भारतीय विज्ञान सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? फास्ट जवाब, 108वां भारतीय विज्ञान सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु। 3 से 7 जनवरी के बीच, 3 से 7 जनवरी के बीच ये सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया। कहाँ आयोजित किया गया उससे पहले आपको थीम बता देते हैं। इसकी थीम थी महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान प्रौद्योगिकी, और इसका आयोजन पुणे में किया गया। पुणे कहाँ पे पड़ता है? महाराष्ट्र में। ए विकल्प इसका सही उत्तर। अगला, इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? फास्ट जवाब, इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? आपको बता दें, भारत की एक लेखिका हैं जिनका नाम आपको पता होना चाहिए। इनका नाम है गीतांजलि श्री। गीतांजलि श्री का एक उपन्यास था लिखा गया, उसको अंग्रेजी भाषा में कन्वर्ट किया था डेजी रॉकवेल ने। किसने किया था? ये डी नहीं है, डे है, ठीक है। डेजी रॉकवेल ने इसको अंग्रेजी में जो है अनुवाद किया और इसका नाम था टॉम्ब ऑफ सैंड्स, ठीक है। तो टॉम्ब ऑफ सैंड जो डीजी रॉकवेल या डेजी रॉकवेल का जो उपन्यास है जिसको इन्होंने कन्वर्ट किया था अंग्रेजी में, उसी के लिए इनको जो है इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है, ठीक है। चले, इसमें एक नाम आप देख रहे होंगे, एलेक्सी नौलनी। इनके बारे में नोट कर लीजिएगा कि इनको सखारोव पुरस्कार मिला है 2021 का। एलन मस्क के बारे में यदि आप जानना चाहते हो तो टाइम पर्सन ऑफ द ईयर चुने गए थे एलन मस्क। और यदि एटनबरो के बारे में जानना है, डेविड एटनबरो के बारे में, तो इनमें नोट कर लीजिएगा चैंपियन ऑफ द अर्थ लाइव अचीवमेंट पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। तो इन सब के बारे में भी नोट कर सकते हैं आप। इसको बताएं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अम्मा मिनी क्लिनिक योजना प्रारंभ की है? अम्मा मिनी क्लिनिक योजना किसने प्रारंभ की है बताएं। विशेष रूप से जन स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करना इसका उद्देश्य है और यह क्लिनिक शुरू की गई है। तो बताएं, अम्मा कैंटीन, अम्मा शब्द यदि जुड़ जाए तो आंख मूंद कर आपको क्या टिक कर देना है? तमिलनाडु, ठीक है। क्योंकि तमिलनाडु की जो पूर्व मुख्यमंत्री थी जयललिता जी, उनको लोग अम्मा कहकर पुकारते थे, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा तमिलनाडु। आपको पता होगा पश्चिम बंगाल इसमें दिया है। पश्चिम बंगाल की एक योजना है जिसको बोलते हैं पूर्वोदय योजना, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। पूर्वोदय योजना विशेष रूप से केंद्र सरकार, आप कह सकते हो केंद्र सरकार की योजना है, जिसमें पूर्वोत्तर को जो है स्टील हब बनाने के लिए ये योजना है। उत्तर प्रदेश सरकार की एक योजना चल रही है जिसको बोलते हैं मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना विशेष रूप से युवाओं के लिए है जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनको मुफ्त कोचिंग उपलब्ध कराती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 10। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा ऑपरेशन नारकोस चलाया गया? ऑपरेशन नारकोस जो है ये जून माह में 1 महीने के लिए चलाया गया था
और किसके द्वारा चलाया गया ये आपको बताना है। विशेष रूप से नशीले पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध 1 माह का यह ऑपरेशन था और ये सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। किसके द्वारा चलाया गया था याद रखना है, कई बार मैंने बताया भी है, ऑपरेशन नारकोस रेल मंत्रालय द्वारा। ठीक है, तो ए विकल्प सही उत्तर है और आरपीएफ इसकी जिम्मेदार संस्था थी जो इसको लागू कर रही थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, चलें, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने, बिहार की बात आ गई, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना को कब लॉन्च किया बताएं। सीएम द्वारा इस योजना को कब लॉन्च किया गया? 4 तिथियां हैं, चारों जून की हैं, मतलब स्पष्ट है कि जून में ही लॉन्च किया गया, लेकिन कितने जून को लॉन्च किया गया आपको बताना है। फास्ट जवाब बताना है कितने जून को लॉन्च किया गया, 10 जून, 18 जून, 20 जून या 28 जून। फास्ट जवाब दीजिएगा, कब लॉन्च किया गया? इसका सही जवाब है, नोट कर लीजिएगा जिनको नहीं पता है, 28 जून 2021। डी विकल्प सही उत्तर है। इसको बताएं, बिहार के किस रेलवे स्टेशन पर पसंदीदा वाहन से सेल्फ ड्राइविंग के लिए ट्रेवल डेस्क की शुरुआत की गई है? पसंदीदा वाहन से सेल्फ ड्राइविंग के लिए बताएं। गया, मुजफ्फरपुर, पटना, दरभंगा। चले जवाब दीजिएगा, गया, मुजफ्फरपुर, पटना, दरभंगा। इसका सही उत्तर है पटना जंक्शन। सी विकल्प इसका सही उत्तर है। इसको बताएं, बिहार के किस जिले में जल जीवन हरियाली अभियान के तहत तालाब के ऊपर तैरता हुआ बिजली घर बनाया जा रहा है? तालाब के ऊपर तैरता हुआ बिजली घर कहां पे बनाया जा रहा है बताएं। फास्ट जवाब दीजिएगा, कहां पर बनाया जा रहा है? ये 2 जिलों में विस्तारित है और ये दोनों जिले कौन से हैं जहां पर ये निर्माण किया जा रहा है? फास्ट जवाब दीजिएगा इसका। चलें, ये बनाया जा रहा है दरभंगा और सुपौल में, नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न और आज का लास्ट प्रश्न, पिछले दिनों पटना में गरिमा गृह की शुरुआत की गई या किससे संबंधित है? जवाब दीजिएगा। आज भीग गया हूं, जुकाम पकड़ रहा है। सुबह की आपकी कक्षा इसी वजह से विलंब हो गई थी। चलें, और कल रविवार है, कल कोई कक्षा नहीं होगी इस तरह की जो रेगुलर चलती हैं। हाँ, लाइव सेशन हमारा होगा, लाइव सेशन से आप जुड़ सकते हैं। गरिमा गृह की जो शुरुआत की गई है वो ट्रांसजेंडर समुदाय से की गई है। ए विकल्प इस प्रश्न के लिए आपका सही उत्तर है। चलिए, अब आज की जो चर्चा है वो समाप्त होती है। कल से इसमें और प्रश्न की संख्या जो है बढ़ेगी, प्रश्न संख्या 20 तक हो जाएगा कल से, मतलब मंडे से। और इसमें बिहार से संदर्भित जो करंट अफेयर्स हैं वो और जोड़े जाएंगे, योजनाओं की जो चर्चा है वो और इसमें ऐड किया जाएगा। और इस प्रकार से जैसे पूर्व में परीक्षा के दौरान आपका करंट अफेयर्स चलता था, उसी दौरान उसी तर्ज पर आपको देखने को मिलेगा। टोटल प्रश्नों की संख्या 15 रखेंगे। 5 प्रश्न जो हैं वो समसामयिकी के आज के वर्तमान के रखेंगे और बाकी 15 प्रश्न में से 5 बिहार राज्य विशेष के रहेंगे। करंट अफेयर्स के 10 प्रश्न और पुराने रहेंगे पूरे 1.5 वर्ष का, जिससे हम कवर कर सके चीज़ों को। ठीक है, तो आप सबका सहयोग चाहिए। कहीं भी कोई कमी होती है आप अवश्य बताएं और साथ ही साथ नोट्स अवश्य बनाते चलें, विनम्र निवेदन है। और कल रविवार है, कल आप सभी के नोट्स मैं टेलीग्राम पर मंगाऊंगा और आपको शेयर भी करना पड़ेगा। जो भी होमवर्क दिए गए हैं ईमानदारी के साथ होमवर्क करके शेयर किया करें, क्योंकि उससे बहुत फ़ायदा आपका होगा। नहीं करेंगे नुकसान निश्चित तौर पर आपका होगा, क्योंकि परीक्षा में प्रश्न आएगा, आपको ये लगेगा कि हमने इसको पढ़ा है, लेकिन सही जवाब देने में आप सक्षम नहीं रहोगे क्योंकि विकल्प क्लियर नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसके लिए ज़रूरी है ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करें, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें। ठीक है, चलिए, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सभी का। उम्मीद करता हूँ तैयारी बहुत विधिवत आपकी चल रही होगी। चलिए, मिलते हैं सुबह 8 बजे सोमवार को। तब तक के लिए इसी प्रकार हमारे साथ बने रहें और रिवाइज करते रहें चीज़ों को, और नोट्स भी प्रॉपर तैयार करते रहें, जिससे परीक्षा के दिनों में आपको किसी पुस्तक पर ना डिपेंडेंट रहना पड़े। अपने नोट्स होते हैं तो उसका मज़ा कुछ अलग होता है। ठीक है, चलिए, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।